आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड विधानसभा बजट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जन औषधि दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस। झारखंड की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 3 मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का अबुआ बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश करते हुए बताया कि 2025-26 का जो अनुमान है, आर्थिक विकास दर 7.5% और वो भी कांस्टेंट प्राइस पर, जीडीपी रेशियो 27.3% और हमारा जो रेवेन्यू इनकम होगा वो 61,056.12 करोड़ और इस राजस्व की जो प्राप्ति अनुमानित है उसमें स्थापना और योजना में कैसे खर्च होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। स्थापना एवं योजना व्यय का जो अनुपात होगा वो 37 स्थापना में और 63 स्कीम हेड में प्रावधान किया गया है राशि के व्यय होने। सरकार पेंशन कोष में 832 करोड़ रुपए, हमारा बजट का आकार 1,45,400 करोड़ जो चालू वित्तीय वर्ष 24-25 से लगभग 13% अधिक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में पारित बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सबको जोड़ने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि जनता पर बिना किसी आर्थिक बोझ डाले एक संतुलित बजट पेश किया गया है। सरकार ने अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए सबको जोड़ने वाला बजट है। और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाले समय में काम। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए अपने व्यवस्थाओं को आए दिन मजबूती प्रदान कर रहा है और आज ही किसी अखबार में हमने पढ़ा है कि वित्तीय व्यवस्था हमारे राज्य की देश के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे राज्यों में गिना जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में नारी शक्ति से विकसित भारत की थीम पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियाँ का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। देश की नारी शक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। हमें एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में डरे नहीं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा।
ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा वो हमारे देश को नई ऊंचाई लेकर जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नारी शक्ति का वंदन किया और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की सराहना की। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी दिल्ली में आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत झारखंड की पंचायत जनप्रतिनिधियों से मिली। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण भारत विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। आज हमारे देश की महिलाएं एवं बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। विज्ञान एवं तकनीकी, शिक्षा व खेल, रोजगार या स्वरोजगार अथवा गांव से लेकर संसद तक नेतृत्व करने की बात हो, सभी क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां हमें गौरवान्वित कर रही है। सरकार ने महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को समग्र रूप से दूर करने का कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज रोजगार एवं स्वरोजगार, पुलिस एवं सैन्य बल के साथ साथ गैर पारंपरिक भूमिकाओं, नेतृत्व, कॉरपोरेट सेक्टर एवं अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें एक अवसर देता है जब हम उनके चहुमुखी विकास का उत्सव मनाएं और साथ ही साथ यह संकल्प भी लें कि उनके विकास की यात्रा में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सामूहिक रूप से दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करती जमशेदपुर की शिक्षिका इशिता डे को शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए, इस सिटी के लिए, इस स्कूल के लिए कि 2020 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, और उससे मुझे और प्रेरणा मिली। शादी के पहले मैं ज़रूर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में 1.5 साल पढ़ाई थी, फिर बीच में मेरा 9 साल का गैप था शिक्षा जगत से। जब मैं इस स्कूल में फिर ज्वाइन की 9 साल बाद, तो एज अ लोअर केजी टीचर ज्वाइन की थी और सालों साल अलग क्लासेस पढ़ाती गई, सीखती गई, बहुत कुछ सीखने को मिला इस स्कूल से। और फिर कोऑर्डिनेटर बनी, फिर धीरे धीरे वाइस प्रिंसिपल बनी। एक चीज़ जो मैं आज भी फोकस करना चाहूँगी कि बिल्कुल सशक्तिकरण होना चाहिए, हम पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आम लोगों को कम दाम में गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। विशेष जानकारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50 से 80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है, जिसमें एक पैड की कीमत मात्र ₹1 है। देश के सभी जिलों में अब 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए आशाजनक अवसर पैदा किया है, जिससे स्थायी और नियमित आय प्रदान होती है। दीपेंद्र और भानु प्रताप सिंह के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। झारखंड में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लोगों को सस्ती और जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में सैकड़ों भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित हैं। योजना से लाभान्वित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जो औषधि प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है, इसको बहुत कम प्राइस में दी जा रही है, जिसको हर सिटीजन अफोर्ड कर सकते हैं। ये दवाई बहुत ही कारगर है, अब कम से कम पैसा में मिलता है कि गरीब का कम से कम 70 से 80% तक डिस्काउंट हो जाता है
और ये जो दवा है वो जन औषधि के द्वारा चलाई गई एक दवा है, जो कि इसका अगर हम बेनिफिट बात करें तो बहुत ज्यादा है और कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और प्राइस की बात करें तो बहुत कम है। ये गरीबों के लिए तो ऐसा वरदान की तरह काम करता है, संजीवनी की तरह काम करता है। बोकारो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने लोगों से जेनेरिक दवाओं के उपयोग की अपील की और कहा कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र है जो मेरे सदर अस्पताल बोकारो में भी कार्यरत है, गेट पर है, और इसमें जो भी दवाएं हैं बाजार के मार्केट से 40% तक कम दाम में मिलते हैं और ये उतना ही कारगर है अगर ठीक से इसका पालन किया जाए तो। वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वनतारा का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने अपने मन की बात की 119वीं कड़ी में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आदिवासियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि साथियों, क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉक्स और लायन टेल मैकाक, इसमें क्या समानता है? इसका जवाब है कि ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। कई जीव जंतु हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों का भी बहुत आभार करूंगा क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। कर्नाटका के BRT टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। इसका बहुत क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है जो बाघ की पूजा करते हैं। इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है और भारत में वन्य जीवों की डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है ये भी गौर करने लायक है। एशियाटिक लायंस देश के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत। वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास पहल को लेकर इस बार केंद्रीय बजट 2025-26 में भी राशि आवंटित की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत अपने समृद्ध और विविध वन्य जीवन के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 573 वन्य जीव अभयारण्य और 115 संरक्षण रिजर्व सहित 1000 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों का एक विस्तृत समूह है। केंद्र सरकार ने देश में वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए 3412 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वन्यजीव आवासों की एकीकृत विकास के लिए 450 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। वहीं 1940 के दशक के अंत में भारत में चीतों के विलुप्त होने के बाद उन्हें देश में फिर से लाने के लिए एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट चीता शुरू की गई। लोगों को पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रोत्साहित किया गया और पिछले वर्ष दिसंबर तक इस अभियान के अंतर्गत 102 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार के साथ आदर्श, दिल्ली। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कानूनी।